हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 26 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि एंड में मैं आपसे कुछ ना कुछ स्टैटिक पॉइंट मैप के थ्रू जरूर डिस्कस करूँगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ एंड में 2 मिनट के लिए स्टैटिक पॉइंट भी जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से महाद्वीपों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां मैप के थ्रू जानेंगे, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना? तो कुआलालंपुर को चुना था। और नारा क्या चुना था? KL बाका का भी नाम याद रखिएगा। चलिए अगला था, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो हिंदी अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। 6 लैंग्वेजेस हैं और 6 के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट के जरिए, आभासी कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करेगा आपसे उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, इसके लिए यूपी ने दोस्तों कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए हैं जिसकी मदद से ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के वर्चुअल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेगा। ठीक है, तो यानी कि उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जहाँ इंटरनेट शब्द जुड़ जाए, समझ लीजिए हैकिंग भी हो सकती है और डाटा भी लीक हो सकता है। तो यहाँ पर डाटा लीक की होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, यानी कि बहुत ही सिक्योर तरीके से ये होगा सुनवाई। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी पिछले दिनों में क्वेश्चन आए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों जियो टैग की कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला, इसके साथ ही पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और उत्तर प्रदेश ने अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया था, जिसकी वजह से एक दिन में सबसे ज़्यादा भोजन वितरण का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम पर आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल है यहाँ की गवर्नर। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ये रहा मैप में। कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है और इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर दोस्तों 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। किससे किससे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही 404, जिसे 403+1 भी हम लोग कह सकते हैं। 31 राज्यसभा में सीटें जाती हैं और लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा ही सीटें जाती हैं 80। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों में सबसे ज़्यादा है, सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? अच्छा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। इसे याद रखना है। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश और यहाँ की राजकीय पक्षी है क्रोंच या सारस इसे कहते हैं। इतना क्लियर है। पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। कुछ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन से, और डिटेल में समझा देते हैं। ई कार्यालय ऐप का काम ये होगा कि जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स का लेन देन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है, वो अब इस ऐप के थ्रू हो जाया करेगा। तो अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब एक व्यक्ति दूसरे के पास फाइल ले जा रहा है, फाइलें इधर उधर घूम रही हैं, तो हो सकता है कोरोना संक्रमण हो जाए। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है CISF के द्वारा। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। CISF आया है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और राजेश रंजन जी हैं वर्तमान में इसके हेड। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। क्लियर है दोस्तों? जितने भी रक्षा एजेंसियां हैं इन पर मैंने आपको सेपरेट वीडियो दी हुई है। आपको एप्लीकेशन में जाना है MZT ऐप में और वहां पर बोल करके सर्च कर देना है इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ या कुछ भी आप लिखेंगे इससे रिलेटेड, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। 25 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या रखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो इस बार यानी 2020 को इसकी थीम रखी गई थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। क्या है?
जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। यही दोस्तों 2019 की भी थीम थी, यानी पिछले वर्ष की भी थीम यही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 2018 की बात करें तो रेडी टू बीट मलेरिया था 2018 की थीम। इसके पहले की थीम थी मलेरिया प्रिवेंशन वर्क्स, लेट्स क्लोज द गैप, और उससे पहले यानी 2016 में थी इन मलेरिया फॉर गुड। ठीक है, तो ये तो था मलेरिया की थीम। मलेरिया मनाया क्यों जाता है दोस्तों? विश्व में मलेरिया की रोकथाम के लिए, इसके इलाज के लिए ये मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, मलेरिया अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में क्यों था? क्योंकि कोविड-19 का इलाज मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मलेरिया की जो वैक्सीन है, मलेरिया की जो दवा है, वो कुछ हद तक कामगार साबित हो रही है। तो मलेरिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको इसकी दवा याद रखनी होगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्योंकि ये दवा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी। ये दवा इसलिए भी हाईलाइटेड रही थी क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, और इंडिया ने बहुत सारे देशों को कॉमर्शियली भी दिया है और दान के रूप में भी दिया है। तो इसलिए आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का नाम याद रखना है। पहली बार ये कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस दोस्तों पहली बार मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। कब? 2008 को। अच्छा, भारत ने दोस्तों लक्ष्य रखा है कि 2030 तक पूरे देश को मलेरिया मुक्त कर देगा। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% किया? तो दोस्तों सिंगापुर ने अभी हाल ही में बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% किया है। बढ़ाकर किया है, यानी इससे पहले भी इसका कुछ था। तो इससे पहले 3.39% था, 1.10% इसने ग्रोथ किया, और अब टोटल हिस्सेदारी हो गई 4.49%। अगर शेयर में बात की जाए तो टोटल शेयर इसका बढ़कर हो गया है दोस्तों 7.2 करोड़ शेयर। कितना? 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं कैलेडियम इन्वेस्टमेंट के बंधन बैंक में। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये कि क्यों बंधन बैंक में ही इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया। आपको अगर याद हो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब निफ्टी 50 से बाहर हुआ था यस बैंक, और निफ्टी के जो 50 जो बैंकों का इंडेक्स होता है उससे भी बाहर किया गया था यस बैंक। ठीक है, यानी निफ्टी 50 से भी बाहर किया गया था यस बैंक, और निफ्टी के बैंक इंडेक्स से भी बाहर किया गया था। तो जब निफ्टी 50 से बाहर किया गया था तब तो श्री सीमेंट आ गया था उसकी जगह पर। मैंने आपको बताया था ना 50 बड़ी कंपनियों का एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50। तो उस 50 में से जब यस बैंक बाहर हुआ तो उसकी जगह पर आ गया था श्री सीमेंट। लेकिन जो बैंक इंडेक्स से जब बाहर किया गया था तब उसकी जगह पर बंधन बैंक ही आया था। यानी जाहिर सी बात है यही सबसे बड़ा कारण रहा होगा इसके इन्वेस्टमेंट का। क्लियर बिल्कुल। चलिए अब बंधन बैंक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 2015 में हुई थी इसकी स्थापना, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और चंद्रशेखर घोष जी इसके एमडी और सीईओ हैं। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट से ही आधारित कुछ और भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक में अभी चाइना की सेंट्रल बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.1% कर ली। अभी फेसबुक ने दोस्तों रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी नियुक्त किए गए दोस्तों संजय कोठारी। नियुक्ति तो इनकी बहुत पहले ही हो गई थी, ये शपथ ग्रहण किए हैं, यानी कि अब से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। ठीक है, तो कार्यभार अब ये संभालेंगे। इनको शपथ दिलाई है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी ने, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और अब बन गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको एक दिन करेक्शन भी कराया था अभी जल्द ही में। विमल जुल्का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और कपिल देव त्रिपाठी ये जो बने हैं ये रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव बने हैं। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। और संजय कोठारी जी ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस नाम से एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर डेवलप किया? तो अभी हाल ही में नासा ने दोस्तों विटाल नाम का, VITAL नाम का एक नया हाई प्रेशर वाला एक वेंटिलेटर डेवलप किया है। ये विटाल का फुल फॉर्म भी होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ये वेंटिलेटर दोस्तों जो कम लक्षण वाले मरीज हैं, जिनके अंदर अभी कोविड-19 के बहुत ही कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनके इलाज के लिए ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। तो इसे डेवलप किया है दोस्तों नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की ये अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं करंट टाइम पर जिम बिडेनस्टाइन। कौन है? जिम बिडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि दोस्तों एंड में आपको स्टैटिक पॉइंट का भी 2 मिनट लेना है।
तो और दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत, कल बहुत लोगों के मैंने कमेंट पढ़े कि वीडियो लंबी जा रही है। तो दोस्त वीडियो लंबी जाएगी, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप एक काम किया करो, ऊपर यहाँ पर प्लेबैक स्पीड दिखती है, उस प्लेबैक स्पीड को 1.25 पर कर लिया करो या फिर 1.5 पर कर लिया करो। तो इससे क्या होगा कि वीडियो दिखेगी आपको 22 मिनट की, 20 मिनट की, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखोगे तो आपका सिर्फ 16 मिनट 15 मिनट ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे साथ ही साथ, जिससे करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके जीएस भी कवर होता चले, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैप के थ्रू ही आपको समझाया जाए, जिससे आपको ये तो पता लग ही जाए कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, साथ ही साथ आपका विजुअलाइजेशन भी बढ़ जाए और आप भूलो ना जल्दी चीज़ों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हुडको के सीएमडी का पदभार संभाला? तो अभी हाल ही में दोस्तों हुडको के सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं दोस्तों शिवदास मीणा। हुडको HUDCO यानी कि इसका मतलब होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम। तो इसके सीएमडी बन गए हैं शिवदास मीणा जी। इनको दोस्तों अभी हाल ही में तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये वर्तमान में दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी का भी पद संभाल रहे हैं, अतिरिक्त सचिव का, और इनको अब हुडको का सीएमडी भी बना दिया गया है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया? तो वोडाफोन आइडिया ने अभी हाल ही में पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। वोडाफोन आइडिया आपको पता होगा, दोनों एक हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है कंपनी, काफ़ी पहले ही 2018 में ही विलय हुआ था, ठीक है। तो इसने अभी हाल ही में पेटीएम के साथ मिलकर के रिचार्ज साथी नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये दोस्तों कि पेटीएम ऐप पर एक स्पेशल कंडीशन दी जाएगी, एक स्पेशल फीचर दिया जाएगा, जिससे वोडाफोन और आइडिया का रिचार्ज हो सके स्पेशल तरीके से, यानी फोकस किया जाएगा इस पर, ठीक है। और इसके माध्यम से रिचार्ज करने के बाद लोगों को कैशबैक वगैरह भी मिलेगा, ज़्यादा कैशबैक मिलेगा, यानी जिससे लोग वोडाफोन आइडिया के प्रति इंटरेक्ट भी ज़्यादा हो सके, ठीक है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो दोस्तों ये 2018 में विलय हो गया था, वोडाफोन आइडिया एक दूसरे से मर्ज हो गई थी। इसके वर्तमान में CEO हैं रविंदर टक्कर जी। कौन है? रविंदर टक्कर जी। पेटीएम के बारे में आपको तो पता ही होगा, विजय शेखर शर्मा इसके CEO और फाउंडर हैं दोस्तों, और 2010 में ये कंपनी स्थापित की गई थी, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया? तो खोंगजोम दिवस मनाया दोस्तों मणिपुर राज्य सरकार ने। मणिपुर के थौबल ज़िले में है दोस्तों खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स, तो उसी कॉम्प्लेक्स में ये मनाया गया खोंगजोम दिवस। अब बात आती है कि ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 1891 में 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, यानी अंग्रेज़ों के बीच और मणिपुर के लोगों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो उसी लड़ाई में शहीदों की याद में, जो योद्धा थे उनकी याद में ये मनाया जाता है, ठीक है, खोंगजोम दिवस। अच्छा, खोंगजोम वार मेमोरियल जो दोस्तों है, ये एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल है ही, तो इसी में दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा भी स्थित है। इसे याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा कहाँ पर है? खोंगजोम वार मेमोरियल मणिपुर में। क्लियर? अब आया है मणिपुर, तो मणिपुर देख लीजिए मैप में, ये रहा मणिपुर। 21 जनवरी 1972 को ये राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इम्फाल है यहाँ की राजधानी। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, बीजेपी पार्टी से। नाजमा हेपतुल्ला जी यहाँ की हैं गवर्नर करंट टाइम पर। और मणिपुर में ही है दोस्तों किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। अभी मैंने उस दिन आपको बताया था। मणिपुर हाईकोर्ट पड़ता है। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? रामलिंगम सुधाकर जी हैं। अच्छा, मणिपुर से एक दो और पॉइंट जानते हैं हम लोग। मणिपुर में ही है दोस्तों लोकटक झील। अच्छा, लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। यहाँ का राजकीय पुष्प है लिली, इसे भी आपको ध्यान रखना है। टोटल झीलों की संख्या है 9। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो मणिपुर अपना बॉर्डर दोस्तों नागालैंड से शेयर करता है, मिजोरम से और असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने फेलुदा नामक कोविड-19 टेस्टिंग किट विकसित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों CSIR ने, किसने? CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने दोस्तों कोविड-19 टेस्टिंग किट एक विकसित किया है फेलुदा नाम का। इसको डेवलप करने के लिए दोस्तों CSIR ने IGIB के साथ समझौता किया है। किसके साथ? IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके साथ समझौता किया है। अच्छा दोस्तों, फेलुदा नाम का ये जो कोविड-19 टेस्टिंग किट है, ये बहुत ही कम लागत वाली है और 2 वैज्ञानिकों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसलिए ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम कास्ट वाली ये बनाई है, ठीक है, डेवलप किया है। दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं डॉक्टर सौविक मैत्री और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती। दोनों के नाम याद रखिएगा।
अब हम लोग CSIR के बारे में फिर जानते हैं। 1942 में हुई थी इसकी स्थापना, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे जी। क्लियर है बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके जीएस की। अब चूंकि दोस्तों आज पहला दिन है तो पहले शुरुआत ऐसे करनी चाहिए जिससे जिसको कुछ भी ना पता हो उसको भी कुछ कुछ पता हो जाए। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड मैप से, यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं, केवल इतना ही बेसिक जानेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके एक एक महाद्वीप को पकड़ेंगे और उसके बाद एक एक कंट्री को लेंगे और फिर डिटेल में जानते जानते चलेंगे, जिससे किसी को ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये देश तो है, ये किस महाद्वीप में है, इस महाद्वीप की क्या खासियत है, कहाँ पड़ता है, ये सब ना रहे। तो हम लोग पूरे वर्ड को शुरू करते हैं पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड एक एक चीज़ें पॉइंट जो भी आपके स्टैटिक जीके जीएस में पूछे जाते हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये सब चीज़ें कुछ लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो आपको ना पता हो, और जिनको नहीं पता है वो लोग तो पूरा देखेंगे ही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे निश्चित ही आपको कुछ एडिशनल जानकारियाँ मिलती जाएंगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा ग्लोब, जिसमें 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया। इसको हम लोग इस मैप में भी देख सकते हैं ऐसा आसानी से। एशिया यहाँ पड़ता है, फिर यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और नीचे अंटार्कटिका। लेकिन सीरियल वाइज आपको कैसे याद रखना है? सीरियल वाइज के लिए दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको एशिया दिख रहा है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दोस्तों अफ्रीका, इसके बाद तीसरा है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर दिखेगा आपको। ठीक है, ये रहा अंटार्कटिका। ये नीचे है, नीचे का मतलब है ये है जब पृथ्वी जो घूमती है वो पृथ्वी का दक्षिणतम जो हिस्सा है वो है अंटार्कटिका का। क्लियर है। अब इसके बाद छठे स्थान पर आता है यूरोप का, ये रहा यूरोप। ठीक है, और 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। हमारा भारत कहाँ है? ये रहा भारत दोस्तों, इंडिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस मैप में देखते हैं, ये रहा हमारा प्यारा भारत। श्रीलंका आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है, इस वजह से ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे या एक एक कंट्री उठाएंगे तो बहुत ही अच्छे से अच्छा और क्लीन मैप मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेट पर ज़्यादा क्लीन मैप मिल नहीं रहा है। तो ये तो हो गया कॉन्टिनेंट की बात। अब इसमें आपको मैप के थ्रू ही दिख रहा है, ठीक है, कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, और दूसरा है अफ्रीका, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों जरूर पूछे जाते हैं, सबसे पहला कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन है, और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि सभी अगर सीरियल वाइज याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अगर ग्लोब को आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, एक उत्तरी गोलार्ध होगा, एक दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सब इसलिए किया गया है जिससे टाइमिंग के सिचुएशन का पता लगाया जा सके। तो एक आभासी लाइन खींची गई है। तो एक 23.5 लगभग में 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, और उसी के दक्षिण में लगभग 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। ठीक है, ये 3 रेखाएं आपको वही याद रखनी है शुरुआत के दौर में। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे कि कौन कौन सा कॉन्टिनेंट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, ये तो हो गए दोस्तों नॉर्थ ग्लोब में। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो आप अंटार्कटिका बताएंगे और ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। ठीक है, कुछ यहीं पर है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा वो है जो दोनों गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताएंगे अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से, यहाँ से ही। ठीक है, आपको पता होगा कि आप कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये तो आपको पता ही होगा। एक बहुत ही पुरानी ट्रिक भी है इसके लिए, मित्र पर गमछा झाड़ करके, उसके बारे में कभी डिटेल में आपको बता दूंगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, मैप में देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये रहा मंगोलिया, नीचे चाइना पड़ जाता है और इसके नीचे हमारा इंडिया पड़ता है। सबसे छोटे देश की अगर बात करें तो वो वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में है। यूरोप का आपको मैप दिख रहा है, यूरोप में ही आपको इटली यहाँ पर मिल जाएगा। कभी आपको जब यूरोप कॉन्टिनेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वेटिकन सिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है इटली के पास में ही। तो ये छोटा सा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्लियर है। और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान, इसे भी ध्यान रखना है। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है? ऐसा देश जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो, यानी कि समुद्र से डायरेक्टली टच ना हो रहा हो। आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है कजाकिस्तान।
क्लियर। तो अभी हम लोग बस सिर्फ इतना ही जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सीरियल कौन कौन सा है, इसे याद रखते हैं, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के रूप से भी सबसे बड़ा है और जनसंख्या के रूप में भी सबसे बड़ा है। जनसंख्या 60% यहीं पर है पूरी दुनिया की, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं, अभी धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप लोग के फीडबैक के अनुसार मैंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है। कुछ लोग कहते थे कि उनको स्टैटिक जीके जीएस के भी पॉइंट क्विज़ में दिए जाएं, तो उनके लिए एक क्विज़ 11 बजे भी आएगी और उस क्विज़ में ये जो वीडियो मैं बताता हूँ उसमें से जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताया रहता हूँ उसकी वो क्विज़ होगी। तो आप लोग 11 बजे के करीब जो क्विज़ आएगी उसको भी सॉल्व करना मत भूला कीजिएगा। तो आई होप आपको दोस्तों आज कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज बस आप लोग बस ये समझ लिए कि इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है। अब आगे चलकर और ज़्यादा डिटेल में हम लोग जानते जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने गांव के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी UNODC का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों उन लोगों के नाम जान लेते हैं जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है रविशंकर, मिथुन कुमार, चांद बाबू, पूजा चौधरी, श्यामशेर कुमार, साबिर आलम, नरेंद्र मीना, मनु पांडे, गुड्डू कुमार, विकी राज, राजवीर कौर, स्नेहल, हर्षोनी, विजय यादव, अवंतिका सिंह। इतने लोगों ने डिटेल में लिखा है। दोस्तों आप लोग वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग जो कहते हो वो मैं करता हूं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।